साथियों, स्वागत है एडुलाइट चैनल में। आज यूपीएससी 2025 का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। उसके पॉलिटी सेक्शन के 16 सवाल लेकर हम आए हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट में आपको सारे सवाल हल करवा दें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सेट ए का सवाल मैं हल करवा रहा हूँ, आप अपने सेट के हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये संगठन है, इस संगठन के कुछ कार्य हैं और संगठन के अधीन, यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है उससे संबंधित है। इसमें केवल 2 सही सुमेलित है, केवल ये सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन कौन से सही हैं? केवल 1 और 3 सही है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और वर्णन। अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कथन दूसरे राज्य के बारे में वर्णन कर रहा है कि नागालैंड, यह राज्य संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। तीसरा, त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग्गा पारसी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना। उसके बाद इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। इसमें से केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषदें उपर्युक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई हैं? केवल 1, अंतर्राज्यीय परिषद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध किसके अधीन कथित है? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की किसके अधीन कथित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नंबर 2, हमारी सामाजिक संस्कृति समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये किसके अंतर्गत कथित है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत। नंबर 3, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध मूल अधिकार के अंतर्गत कथित है। इस तरह से उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? सभी 3 सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो कथन 1 है, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। कथन 2, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। कौन सा कथन सही है? कोई नहीं, ना तो 1 और ना 2 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन और संघ का मंत्रालय, इनमें कोई भी सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड जो है वो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कॉयर बोर्ड जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई सुमेलित नहीं है, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 7वीं अनुसूची संघ 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद की शर्तें। उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है? केवल 1 और 2 के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कथन 2, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडात्मक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। कथन नंबर 3, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए भी किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3, इसलिए उत्तर होगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। कथन 2, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अथवा सही है? ना तो 1 और ना 2 ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, लोकसभा का विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। कथन नंबर 2, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। कथन नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो या पूर्व होना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। कथन नंबर 2, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, ना तो 1 और ना 2 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। कथन नंबर 3, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग गठन करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2 सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत के बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। कथन नंबर 2, संसद का कोई सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान का मंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा। कथन नंबर 3, इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। कथन नंबर 4, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा आवलिक से कथन सही हैं? केवल 3 सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। कथन नंबर 2, में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अनुसूचित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? उपर्युक्त कथनों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यानी कौन सा विकल्प एक सही है? कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।